friend, I am Pooja Rai and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। आज है 10 मई, तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 मई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। हमारी पहली खबर है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस वर्ष 9 मई को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करें तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। ये हर वर्ष 2 बार मनाया जाता है। एक तो ये मई महीने में मनाया जाता है और दूसरा ये अक्टूबर में मनाया जाता है। ये मई महीने और अक्टूबर महीने के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। इसकी जो थीम रही है वो इस वर्ष रही है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और उन्हें संरक्षित करना है। अब चलते हैं अगली खबर पे। यह हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश से है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इस ऐप का मकसद अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी लोगों को सहायता देना है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है, इसके जरिए शेल्टर होम में रहने वाले उन लोगों का ब्यौरा और जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी जो कि अन्य राज्यों से सीधे अपने घर पहुंच गए हैं। ऐप के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को स्टेट बेस्ड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर इंस्टॉल किया जाएगा। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी हमारे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ही खोली गई है और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोली गई है। और यूपी हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो ये प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। यह ऐप कौशल से जुड़ी जानकारियां भी देगा, आजीविका भी प्रदान करेगा और स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी मदद करेगा। अब आते हैं हम अपनी अगली न्यूज पे। हाल ही में पाकिस्तान ने चेनाब नदी के प्रवाह में आई कमी के लिए दावा किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने चेनाब नदी के प्रवाह में कमी का दावा किया है। हालांकि भारत ने इस दावे को बेबुनियाद करार दे दिया है। चेनाब नदी की बात करें तो ये सिंधु प्रणाली का ही एक हिस्सा है। चेनाब नदी 2 नदियों के संयोग से बनती है। एक तो नदी का नाम है चंद्रा और दूसरी है भागा। तो चेनाब नदी चंद्रा व भागा नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है और ये सिंधु प्रणाली का ही एक हिस्सा है। सिंधु प्रणाली में मुख्य रूप से जो नदियां पाई होती हैं सिंधु प्रणाली में, उनके नाम हैं सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदियाँ। ये सिंधु प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। सिंधु जल संधि समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1960 में हुआ था, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि नदियों के जल को, सिंधु प्रणाली की नदियों के जल को पूर्वी नदियों और पश्चिमी नदियों में बांट दिया जाएगा। जो पूर्वी नदियों में जिन नदियों को रखा गया है उनके नाम है सतलज, व्यास और रावी, और पश्चिमी नदियों में झेलम, चेनाब और सिंधु को रखा गया है। तो पाकिस्तान ने चेनाब नदी के प्रवाह में कमी का दावा किया है और भारत ने इस दावे को बेबुनियाद करार भी दे दिया है। हालांकि सतलज, व्यास और रावी का जो पानी है वो विशेष रूप से भारत को आवंटित किया गया है और झेलम, चेनाब और सिंधु का पानी भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी आवंटित किया गया है। हमारी अगली खबर है, हाल ही में CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को विकसित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं वे मरीजों में कोविड-19 के असर को बेअसर कर सकती हैं। इसीलिए CSIR यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। NMILTI के तहत CSIR ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। बात करें NMILTI की तो इसका फुल फॉर्म है
NMILTI का फुल फॉर्म है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ NCCS यानी नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, IIT इंदौर और प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मिलकर काम करते हैं। आते हैं अगली खबर पे। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के धारचूला से चीन की सीमा से लगने वाले लिपू लेक तक एक सड़क का उद्घाटन किया है और इस सड़क की लंबाई है 80 किलोमीटर। अब इस सड़क के बारे में, ये जो सड़क है वो घाटियावाड़ से निकलती है और कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार लिपू लेक दर्रे पर जाकर समाप्त हो जाती है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में समय की बचत के मकसद से इस सड़क का निर्माण किया गया है और इस सड़क के बनने से क्या होगा कि कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में जो समय लगता था उसमें कमी आ जाएगी। पहले इसमें 2 सप्ताह का समय लग जाता था, पर इस सड़क के निर्माण से अब समय कम होकर 1 सप्ताह ही लगेगा। तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सड़क का उद्घाटन किया है जो उत्तराखंड के धारचूला से चीन की सीमा से लगने वाले लिपू लेक तक जाती है। हमारी अगली खबर आंध्र प्रदेश से है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों की कृषि जरूरत की निगरानी करने के लिए CMAPP ऐप लॉन्च किया है। तो ये CMAPP ऐप किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो CM है वो YSR जगन मोहन रेड्डी हैं। YSR जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो विश्व भूषण हरिचंदन जी हैं। और आंध्र प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं और भी लॉन्च की हैं। अम्मा बोडी योजना भी आंध्र प्रदेश सरकार की ही है। आते हैं हम अपनी अगली खबर पे। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल को संभालेंगे कुमार संगकारा। कुमार संगकारा श्रीलंका से हैं और कुमार संगकारा को अक्टूबर महीने में 2019 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष बनाया गया था 12 महीनों के लिए। तो अब ये कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो इन्हें फिर से 1 साल के लिए अक्टूबर महीने में अध्यक्ष बनाया जाएगा। वे इस पद पर काबिज होने वाले पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष भी होंगे और मौजूदा अध्यक्ष एंथोनी ब्रेफोर्ड ने MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की वार्षिक बैठक में इनके नाम की घोषणा की है। बात करें मेलबर्न क्रिकेट क्लब की तो इसकी जो क्षमता है वो 1 लाख दर्शकों की क्षमता है और ये यारा पार्क मेलबर्न में स्थित है। तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अपने व्यूज आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश आगे भी जारी रहेगी अच्छा करने की। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।